हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर। और मैं यहाँ आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी 2025 में जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम हुए हैं उसका जीएस कराऊंगा, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी 2026 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेटस भी शो हो चुका है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू मिलने वाला है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें मैं करंट को साइड करके रखा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा क्या ही बताऊँगा। जो जीएस पोर्शन है उसका मैं कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वही बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगवारा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये कह सकते हैं कि किले से संबंधित क्वेश्चन है। अगवारा किला एक तरह से ये पुर्तगालियों ने बनाया था, और ये कहाँ बनाया था, तो ये गोवा में बनाया गया था। कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। 1609 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1612 में इसका कार्य समाप्त कर दिया गया। यह भारत के केंद्रा तट पर सामरिक रूप से मांडवी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस क्षेत्र के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे गोवा हो जाएगा। तो ये अगवाड़ा किला कहाँ पे है? गोवा में है, जो पुर्तगाली द्वारा बनाया गया था। तो किला से क्वेश्चन था। संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग करके निम्न में से किस रसायन का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक उत्पादन की एक प्रमुख विधि है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को उत्प्रेरक की मदद से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला जाता है और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके H2S2O7 बनाया जाता है, जिसे पानी मिलाकर शुद्ध H2SO4 में परिवर्तित किया जाता है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आप बस याद रखना कि जो संस्पर्श प्रक्रम होता है, इससे सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रिपेयर किया जाता है। किसको? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रिपेयर किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए? मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड था। इसमें दो विषय थे, एक थे आरक्षित और एक थे हस्तांतरित। जिसमें जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के लिए थे, और जो हस्तांतरित था वो भारतीय जो विधानमंडल में भारतीय मंत्री थे उनके अंतर्गत आता था। तो इसमें शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो था, भारतीय मंत्रियों को वो हस्तांतरित किया गया था। बाकी पुलिस हो गया, राजस्व हो गया, रक्षा, रेलवे, न्यायपालिका और विदेशी मामले, ये सभी के सभी गवर्नर के हाथ में था। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय भारत का सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था, और जो गवर्नर जनरल था चेम्सफोर्ड था। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। यह 1921 में लागू हुआ था, हालांकि 1919 में ही आ गया था। इसमें पहली बार जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में जैसे कि न्याय, पुलिस, भूमि कर, अकाल सहायता, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, समाचार पत्र, छापखाना, औद्योगिक विवाद, सिंचाई, जलमार्ग, सार्वजनिक सेवाएं, खान, बिजली, श्रमिक कल्याण, बंदरगाह इत्यादि, ये सभी आरक्षित विषय थे जो गवर्नर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। जो हस्तांतरित विषय है उसमें हो गया जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन, आबकारी दल, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सभी के सभी हस्तांतरित विषय था। तो जो आरक्षित विषय है उस पर गवर्नर नियम बनाते थे, लेकिन जो हस्तांतरित विषय है उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय मंत्री विधि बनाते थे। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट पूछा है कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, उसमें भी कौन आरक्षित और कौन हस्तांतरित है ये पूछ दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके पूछा गया था इसमें। और इसी अधिनियम में जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, इसी में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका विस्तार किया गया था। इसमें जैसे कि सिख हो गया या फिर ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन चार वर्गों को जोड़ दिया गया था। इससे पहले जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में, उसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुस्लिम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर शुरुआत की गई। इसीलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। तो ये अधिनियम से एक क्वेश्चन था।
अगला है कि HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये होता है PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। क्या होता है? PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP। निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? तो ये राजा हरिश्चंद्र, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी 1913 में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा 1931 में, और दक्षिण भारत की पहली बोलती फिल्म थी कालिदास, ये भी 1931 में रिलीज हुई थी, जो कि तमिल और तेलुगु भाषा में था। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन अभी आपको बता रहा हूँ। जो ये है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, ये आपको 5वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में है। देख लेते हैं एक एक करके सारी अनुसूची। जो पहली अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों का विवरण है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। तीसरे में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का आवंटन। पांचवा में अभी बताया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के, ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। 8वें में अपना जो राजभाषा है वो है। 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार है उससे रिलेटेड है। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल विदल है, जिसको 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ, इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। फिर है 12वां अनुसूची, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ का वर्णन है। इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सभी 12 अनुसूची आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में भी कुल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? 18 हैं, जिसमें 12 को तो यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है उसके विश्व के नेटवर्क में शामिल किया गया है। और जो भारत में पहला था वो था नीलगिरी। कौन था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देख लेते हैं कि कौन कौन से और भारत में जो 18 हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। नीलगिरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ही नहीं, ये आपको मोस्टली तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों को टच करता है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है। सुंदरबन बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नौकड़ेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू सैखोवा असम, कच्छ कारण गुजरात, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर अंडमान, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। उसके बाद है आपको ये कौन सा है? कंचनजंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्किम में। पन्ना मध्य प्रदेश, देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, मानस असम और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में आपको ध्यान रखना है कौन कहाँ है, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? नो डाउट उस समय हम लोग में उच्च बेरोजगारी और निर्धनता थी। क्या थी? उच्च बेरोजगारी और निर्धनता स्वतंत्रता के समय सबसे अधिक था हमारे देश में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है? देखिए गोखुर झील क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, और नदी जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे बह गई, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये नदी फिर से ऐसे होती है और ये जो जगह यहाँ पे पानी जम जाता है इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य किनारों पर पार्व अपर्दन और भौतिक कारकों पर निक्षेपण। देखिए गोखुर झील जिसे इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं, एक अर्धचंद्राकार झील होती है जो नदी के मैदानी इलाकों में बिसर्प बनाने के कारण बनती है। जब नदी का घुमावदार हिस्सा मुख्य हिस्सा से कट जाता है और अलग होकर पानी भर जाता है तो यह झील बन जाती है, जिसे हम लोग गोखुर झील कहते हैं या चापाकर या छारन झील भी कहते हैं। यह आसान है, जैसे कि मान लीजिए कि नदी बह रही है, ठीक है, और नदी मुड़ गई, फिर बाद में क्या होगा कि नदी सीधा बहना शुरू करती है। ये जो बचा हुआ इलाका है जहाँ पे नदी बह रही थी, यहाँ पानी जम जाता है और इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं, जो अर्धचंद्राकार आकार का होता है।
ये थोड़ा सा आसान है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंबन जो है सो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं पे जो अभी नया नया ब्रिज का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ रामेश्वरम टेम्पल भी है। देख लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और नावा सावा के नाम से भी जाना जाता है। कांडला पोर्ट गुजरात, जिनका नाम चेंज करके दीनदयाल कर दिया गया, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो वॉल्यूम और माल ढुलाई के अनुसार। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये ध्यान रखना है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश, यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पोर्ट जो बंगाल में है, यह भारत का सबसे पुराना और एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है और न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कोचीन जो है सो केरला जो वेम्बनाड झील पर स्थित है, देख सकते हैं आप। मोरमुगायो गोवा, वी.ओ. चिदम्बर नार पोर्ट तूतुकुड़ी तमिलनाडु, यह दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कामराजर पोर्ट एन्नोर तमिलनाडु, तमिलनाडु में तीन बंदरगाह हो गए, एक हो गया कामराजर पोर्ट, एक हो गया चेन्नई और एक हो गया वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट। और जो एक है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बंदरगाह है जो 13 है, कहाँ है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा अधिक गहरा है, बस इतना ध्यान रखना। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+S क्या करती है? जो भी वर्तमान डॉक्यूमेंट है उसको सेव करके रखती है, ध्यान रखिएगा। ये आसान क्वेश्चन था, हालांकि कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा था। टफ इसलिए पूछा था क्योंकि इस बार वो कंप्यूटर का क्वेश्चन जो पूछा था वो जो आप कंप्यूटर पे काम करते हो उसके रिगार्डिंग पूछा था, ना कि उससे फैक्ट पूछा था। जब फैक्ट पूछता है तो चीज़ें आसान हो जाती है। इस बार इन्होंने एनटीपीसी में फैक्ट नहीं पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमलूट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मुंडा विद्रोह है। कौन सा है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह झारखंड में जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, किस समय 1899 से लेकर के 1800 लगभग 1900 के बीच में वो चला था मुंडा विद्रोह। इसी को हम लोग उलगुलान या ग्रेट ट्यूमलूट आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बात करें थोड़ा सा कोल विद्रोह का, तो ये छोटा नागपुर के पठार में इसके जो नेता थे उसमें, उनका नाम था शायद बुद्धू भगत। क्या नाम था? बुद्धू भगत था। और जो टाइम पीरियड था इसका 1831 से लेकर 1832 तक, नहीं भूलना है। सिमिलरली जो संथाल विद्रोह है ये बिहार और बंगाल में हुआ था, और इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सिद्धू कान्हू, और इनका जो समय था लगभग 1855 और 56 के आसपास, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ था उसी के आसपास ये संथाल विद्रोह भी हुआ था। तो इस बार एनटीपीसी में हर शिफ्ट में एक विद्रोह से क्वेश्चन पूछ ही रहा था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? पिटिशन एंड प्रेयर। सही बात है। जो उदारवादी लोग होते हैं वो लोग कभी भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला में विश्वास नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि प्रार्थना से या याचिका से ही हमारा काम हो जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारा जो कांग्रेस था उदारवादी और नरम दल और गरम दल, जो नरम दल थे वो उदारवादी विचारधारा के थे, जो गरम दल थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे। और उदारवादी दृष्टिकोण के लोग हमेशा पिटिशन और प्रेयर पे ध्यान के थ्रू अपना काम निकलवाना जानते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं कि गरम दल यानी कि जो क्रांतिकारी तरीके से अपने आप को चाहते हैं कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे, तो दोनों में यही खास करके अंतर होता है उदारवादी और क्रांतिकारी में। 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है? देखिए 7वीं जो अनुसूची है, आपको पता है कि इसमें 3 तरह की सूची है। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 67 है, और जो आपका ये समवर्ती है इसमें कितना है? 52 है। वैसे तो केंद्र सरकार संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पे कानून बना सकती है, लेकिन संघ सूची पे कानून बनाने का उनका एक अधिकार है। किसका? केंद्र सरकार का। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची। हालांकि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन उस केस में भी केंद्र का जो है सो महत्व तो ऊपर ही रहता है, राज्य का नीचे हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विशेष शक्ति, तो संघ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा संघ हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? ये आसान है। जब भी हम पृथ्वी का इंटरनल जो ये देखते हैं, मैप देखते हैं, तो पता चलता है कि
एक वेव जा रहा है, एक वेव इधर से निकल रहा है और यहाँ पे कोई वेव पास नहीं करता है। यानी कि वेव किसका होता है, तो वेव भूकंप तरंग मापने के लिए हम लोग वेव होता है, वहाँ से बहुत तरह की वेव निकलती है, पी वेव, एल वेव, जो भी होता है। तो जो आंतरिक संरचना है उसका समर्थन कौन करता है, वो भूकंप तरंग ही करता है। वो बताता है कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड है और यहाँ से ये वाली जो रे है नहीं निकल सकती है, इससे पता चलता है। अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के आंतरिक परत है, पहला है भूपरपटी, जो क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी और ठोस परत है और ये सियाल यानी कि सिलिका एल्युमिनियम और सीमा सिलिकम मैग्नीशियम से बना हुआ है। और ये जो है सो महाद्वीपीय यानी कि जो अपना ये है द्वीप है, जहाँ पे ज़मीन है वहाँ 32 किलोमीटर मोटा है और जो सागर है वहाँ पे 5 किलोमीटर मोटा है। दूसरा है मेंटल, यह भूपरपटी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, जो पृथ्वी के आयतन का लगभग 83.5% है। यह अत्यधिक विस्कस और अर्ध ठोस अवस्था में है। इसकी निचली परत स्थल मंडल के नीचे प्लेट, टेक्टोनिक और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। और तीसरा है क्रोड, यह पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। इसमें लोहा और निकल, इसे हम लोग नीफे, लोहा और निकल से बना है। जो बाहरी क्रोड है वो तरल अवस्था में है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। और जो आंतरिक क्रोड है वो क्या है, उच्च दबाव के कारण जो है सो ठोस अवस्था में है। तो ये था आपका पृथ्वी का संरचना। शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये होता है विंडोज सेल। क्या होता है, विंडोज सेल होता है। कंप्यूटर से थोड़ा क्वेश्चन टफ था इस बार, ये मानना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत का पालन किया जाता था। ये सब काम अकबर के समय में हुआ था। अकबर ने बहुत सारे धर्म को सेम रिस्पेक्ट दिया और उसी के समय में जो कह सकते हैं कि सब लोग एकत्रित होते थे और एक जगह बैठते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि होने के साथ होने वाली पूर्वी मानसून, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि होने के साथ पूर्वी मानसून वर्षा को संदर्भित करता है? तो देखिए, जैसे कि हमारा ये प्यारा भारत है, कह सकते हैं, थोड़ा सा बना दो इसको ऐसे करके। यहाँ पे मान लो कि केरला हो गया, यहाँ पे बंगाल हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया। जो यहाँ पे वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं उस समय में, और यहाँ पे जो होते हैं इसको हम लोग मैंगो सावर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंगो सावर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली आपको केरल के तट पे होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो जो जागर नृत्य शैली है ये उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड का जो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, कजरी, झोड़ा, रासलीला, ये सभी के सभी उत्तराखंड के जो है सो नृत्य हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसका एक ट्रिक है, सोने पे कंपा, सौ से कह सकते हैं सोने की बीमारी, पे से पेचिस, जैसे कि 100 से सोने की बीमारी, सोने पे, प से पेचिस, कंपा, क से कालाजार और प से पायरिया, एम से मलेरिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। मैं इस तरह से चाहूँगा कि अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के सारे जीएस को करवा दूँ ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।